जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं वो जानते हैं मैंने एक प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत की हुई है, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण फॉर्मूले, शॉर्टकट्स, कॉन्सेप्ट को एक साथ पूरी बुक से छांट करके मैंने इस प्रैक्टिस सीरीज में रखा हुआ है, जिसमें आपको 10 प्रश्नों का रूप लेते हुए ऐसे सारे कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स, मेथड्स, फॉर्मूलों को प्रश्नों का रूप लेते हुए बिना विकल्पों के मैंने बोर्ड पर दिया हुआ। ऐसे लगभग 15 या 20 मैंने अपलोड भी कर दिए हैं। आप ऐसी प्रैक्टिस सीरीज देख सकते हैं और इनको हल करने के लिए आपको 2 से 3 मिनट का ही टाइम दिया जाता है। बिना विकल्पों के साथ इनकी तैयारी आप करेंगे तो आगामी परीक्षा में आपका अच्छा सा अभ्यास होगा। आइए, ऐसी एक प्रैक्टिस सीरीज आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर है। मैं इसको एक एक करके इसका सॉल्यूशन कराता हूं और कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त किए हैं। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मॉड के अंदर लिखा हुआ है e की पावर पर x प्लस आई वाई, कह रहे हैं इसका मान क्या होगा। तो आइए बच्चों, इसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। अगर हमारे पास ये पावर जो ऐड थी, इनको मैं मल्टीप्लाई में अलग अलग कर लूं और फिर मैंने मॉडुलस लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, इसको हम e टू दी पावर x का मॉड अलग कर लेते हैं और e टू दी पावर आई वाई का मॉड अलग कर लेते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं, मैंने ऐसे कई प्रैक्टिस सीरीज पहले भी कराई हैं कि जिसमें आपने देखा था e की पावर आई थीटा का जो मॉडुलस था उसकी वैल्यू मैंने 1 आपको बताई थी। हाँ, यहाँ पर आपको याद रखना है, प्लस हो या माइनस हो, दोनों पे वैल्यू 1 बताई थी। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर थीटा की जगह पर y है, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी बच्चों 1। अच्छा, कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर इससे 1 कैसे प्राप्त होता है, मैं उन्हें भी बता देता हूँ। e टू दी पावर आई थीटा बेटा यूलर्स थ्योरम का फॉर्मूला है। इसे लिखते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। जब आप इस पर मॉड लाते हो तो e टू दी पावर आई थीटा पे मॉड लाओगे, फिर आप इस पर भी मॉड ले लोगे। जब आपने इस पर मॉड लिया तो इस पर भी लिया, तो इसका मतलब हुआ बच्चों रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी वाले पार्ट यानी कि साइन थीटा इसका स्क्वायर। बच्चों इसकी वैल्यू होती है 1 और रूट 1 ही रहता है। तो आपने देखा कि इसकी वैल्यू आप 1 लिख रहे हैं, e की पावर x का जो मॉडुलस है वो e की पावर x रहेगा और e की पावर x और इसमें 1 का गुणा होगा, तो बच्चों आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो e की पावर x आएगा। तो आपसे कह रहे हैं इसका मान लिखो, तो बच्चों इसका जो मान है वो है e की पावर x। आई होप आप सभी बच्चों को ये आ गया हो। मैं अभी से रफ कर दे रहा हूँ, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और अब मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ और आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में इससे सब सारे प्रश्नों को, इनके हल को एक एक करके नोट करिएगा और जो शॉर्ट ट्रिक आप सीखते जा रहे हैं उन्हें अलग कॉपी बना लीजिएगा और उसे नोट कर लिएगा, ताकि आपकी आगामी जब परीक्षा आए तो आपका रिवीजन एक साथ अच्छे से हो जाए, कुछ भी महत्वपूर्ण ट्रिक्स या फॉर्मूले न छूटे। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से लिया गया है, प्रतिलोम वृत्ति फलन से। कॉसेक ब्रैकेट में कॉट इनवर्स एक्स, कह रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों ये जो कॉट इनवर्स एक्स है, हम इस एक्स के नीचे तो 1 लगा सकते हैं। इस कॉट को कॉसेक के फॉर्म में चेंज कर देंगे, ताकि कॉसेक बाहर वाला और अंदर कॉसेक इनवर्स से ये दोनों कॉसेक और कॉसेक इनवर्स कैंसिल हो जाए और यहाँ पर जो एक्स के फॉर्म में होगा ये हमारा रिजल्ट होगा। तो बच्चों हमें इसके लिए 2 बातों का पता होना बड़ा जरूरी है। एक तो पता होना जरूरी है कि लाल बटे कक्का में ये कॉसेक की पोजीशन, सॉरी ये कॉट की पोजीशन, तो कॉट की पोजीशन बच्चों यहाँ पर होती है और कॉसेक की पोजीशन यहाँ पर होती है, ठीक है। चलिए कॉट को देखते हैं। तो कॉट पे हमने पहले तो ये लाल बटे कक्का बना लिया और कॉट की पोजीशन देख ली। दूसरा काम करेंगे कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। अब देखेंगे आधार बटे लंब, ये कॉट के लिए होता है, तो यहाँ पर x/1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर लंब और ये हो जाएगा यहाँ पर आधार, ठीक है। कॉट के लिए क्या होता है, पहले आपको लेना होगा आधार, तो यहाँ पर आपको बच्चों ये आधार लेना है और लंब कॉट आप ले रहे हैं ना, ये देखिए कॉट है आपने, तो यहाँ पे आधार है और फिर ये लंब है, तो आधार और यहाँ पर हो गया लंब, ठीक है। तो आधार की जगह x हो गया और लंब की जगह 1 हो गया। पाइथागोरस की मदद से आपने इसकी वैल्यू को निकाला, तो ये रूट के अंदर 1 + x² आपको प्राप्त हो गया। चलिए आइए फिर से आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है कॉसेक, हमने कॉसेक लिखा। अब इस कॉट इनवर्स एक्स की जगह कॉसेक लाना है, तो कॉसेक में क्या होगा बच्चों, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमारे पास ये है और लंब हमारे पास 1 है, तो चलिए इसको लिख देते हैं यहाँ पर कॉसेक के फॉर्म में। तो ये लिखेंगे हम कॉसेक इनवर्स, फिर से देख लीजिए कॉसेक में क्या है, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण ये है और लंब ये है, तो रूट के अंदर 1 + x² और अपॉन में 1।
ये कॉसेक से ये कॉसेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, केवल आपके पास जो बचेगा वो बच रहा है रूट के अंदर 1 + x²। चूंकि 1 का जब आप डिवाइड कराएंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो रूट के अंदर 1 + x², ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं अब इसे रफ करके अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं बच्चों। चलिए बच्चों, मैंने इसे रफ कर दिया है, अब हमारे पास थोड़ा सा स्पेस बच गया है। ठीक है, आइए अब इतने स्पेस में हम इसे सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है, ये सेट चैप्टर से है, समुच्चय चैप्टर से लिख रहे हैं, यदि P और Q दो ऐसे समुच्चय हैं, ये दो सेट हैं कि P यूनियन Q की जो वैल्यू आ रही है वो P के बराबर है, P यूनियन Q P के बराबर आ रहा है, तो P इंटरसेक्शन Q का क्या मान होगा। तो बच्चों, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम वेन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। देखिए, जब आप P और Q को जोड़ते हैं तो आपको P मिलता है, यानी कि जो Q है ये P के अंदर रहा हुआ इसका मतलब है। देखिए बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर ये सेट P बना दिया और मैंने कहा भाई ये सेट हमारे पास Q है। ठीक है, अब आप देखिए, जब आप P यूनियन Q करेंगे तो P यूनियन Q जब आप जोड़ेंगे तो आपको तो P मिल जाएगा। अब आप देखिए, अगर हम P इंटरसेक्शन Q करें तो क्या होगा, P और Q का इंटरसेक्शन तो यही आएगा, यानी कि Q आएगा। ठीक है, तो आपसे कह रहे थे P इंटरसेक्शन Q का मान बताइए, तो बच्चों इसका मान हो जाएगा Q, ये हमारा आंसर है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब मैं रफ करके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलता हूं। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके लिए बच्चों मुख्य रूप से 3 फॉर्मूले होते हैं, मैं तीनों को आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूं, आप इसे अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा कि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, देखें बच्चों, यहाँ पर हमारे पास लिखा है 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब एंड सो ऑन n क्यूब, कह रहे इसका मान प्राप्त करो। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चों। पहला फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, लिखा है 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n तक। बच्चों इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा n, और इसका सूत्र होता है n + 1/2, ये आपको याद रहना चाहिए डायरेक्ट। दूसरा फॉर्मूला देखिए, 1² + 2² + 3² एंड सो ऑन n², इसे हम लिखते हैं सिग्मा n²। इसका जो फॉर्मूला है 1/6 n + 1 2n + 1, ये आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए। तीसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, ये लिखा है 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब एंड सो ऑन n क्यूब, ये फॉर्मूला है सिग्मा n क्यूब का, इसे हम लिखते हैं n + 1/2, और इस पूरे पर है बच्चों होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये जो चौथा नंबर वाला क्वेश्चन था, इसमें ये देखिए फॉर्मूला है, तो इसका रिजल्ट आपके सामने है n + 1/2 पर होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ चलते हैं। ये प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान समझना। ये लिखा हुआ है, अच्छा इसको समझाने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि मैं आपसे कहूंगा कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता 2/3 है, किसी घटना के घटने की प्रायिकता 2/3 है, तो न घटने की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चों याद रखना, किसी घटना के घटने की प्रायिकता P, न घटने की प्रायिकता Q, इन दोनों का योगफल 1 होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। तो मैंने अभी आपसे कहा किसी घटना के घटने की प्रायिकता 2/3 है, तो आपने यहाँ 2/3 लिख दिया, और न घटने की प्रायिकता Q, ये आपको पता लगानी है। तो ये आपने कैसे पता लगाया, ये आपने इधर भेज दिया, 1 से माइनस किया तो रिजल्ट हो गया 1/3। तो किसी घटना के घटने की प्रायिकता 2/3 है, तो न घटने की प्रायिकता 1/3 है, क्योंकि इन दोनों का घटने की प्रायिकता और न घटने की प्रायिकता, इन दोनों का योगफल हमेशा 1 रहता है। ठीक है, अब मैं इसे रफ करके आपको यहाँ पर स्पेस बना दूंगा और फिर क्वेश्चन नंबर 4 समझाता हूँ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर है 5, हाँ 5 में समझाता हूँ। ये प्रायिकता चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, इसमें इस कॉन्सेप्ट का जो मैंने अभी आपको समझाया है, घटना के घटने और न घटने, ठीक है, ये वाली जो कॉन्सेप्ट है इसका प्रयोग होने वाला है। तो चलिए समझते हैं। कह रहे हैं 3 पासे यदृच्छा उछाले जाते हैं, 3 डाइस रोल्ड एट रैंडमली। ठीक है, कह रहे हैं किसी भी एक पासे पर अंक 3 आने की प्रायिकता बताओ। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसी को उल्टा करके भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। तो किसी घटना के घटने की प्रायिकता, किसी घटना के न घटने की प्रायिकता, इन दोनों का जो योगफल होता है, सम होता है, वो हमेशा 1 होता है।
तो इन्होंने कहा कि जब 3 पासे उछाले तो किसी भी एक पासे पर अंक 3 आने की प्रायिकता। अब किसी भी एक पासे पर अंक 3 आए तो मैं पहले पे निकालूंगा कि पहले पे आया बाकी 2 पे नहीं आया, या फिर दूसरे पे आ गया पहले तीसरे पे नहीं आया, या फिर तीसरे पासे पे 3 आ गया, 3 का अंक बाकी पहले दूसरे पे नहीं आया। ये सब कुछ नहीं करना आपको क्या करना है, ठीक वही कॉन्सेप्ट जो मैंने यहां समझाया। क्या है कि किसी भी पासे पर अंक 3 आने की प्रायिकता। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, किसी भी ध्यान से समझिएगा, किसी भी पासे पर अंक 3 आने की प्रायिकता और किसी भी पासे पर अंक 3 न आने की प्रायिकता, इनका योगफल 1 होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें निकालना है किसी भी पासे पर अंक 3 आने की प्रायिकता, यानी कि हमें ये निकालनी है। तो ये निकालने के लिए हम 1 माइनस क्यू कर दें। 1 माइनस क्यू, क्यू का मतलब क्या हुआ, किसी भी पासे पर 3 अंक ना आए। तो किसी भी 3 ना आए तो पासे पर तो कुल हमारे पास 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। किसी भी कितने पासे, 3, किसी भी मतलब 3 पासे, तो 3 में किसी भी पासे पर 3 अंक ना आए, यानी कि जब 3 का अंक नहीं आएगा तो 1 2 4 5 और 6, यानी कि 5 प्रकार हैं। तो पहले पासे पर, और कुल पासे पे 6 सतहें होती हैं तो 5/6। दूसरे पासे पे भी 3 का अंक नहीं आ रहा है, तीसरे पे भी नहीं आ रहा है ना। तो ये आपका बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन हो जाएगा, बहुत कम समय में आपका ये आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। ये 6 × 6 यानी कि हो गया 216, 216 माइनस 125 बटे 216, अर्थात 6 में से 5 जाएंगे ये 1 हो गए, और 21 में 12 जाएगा, ये हो गया 91, 91 बटे 216, ये हमारा फाइनल आंसर है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है अगर आप इस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं कि किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता और किसी भी घटना के न घटने की प्रायिकता, इन दोनों का योगफल 1 होता है। तो उन्होंने कहा था किसी भी पासे पे अंक 3, किसी भी एक पासे पर अंक 3 आए, तो मैंने कहा किसी भी पासे पर अंक 3 आए और ना आए, दोनों का योगफल 1 है। इस कॉन्सेप्ट से आपने निकाल लिया, आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें कह रहे हैं कि किसी क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव द्वारा विभाजित होता है। किसके द्वारा विभाजित होता है, तो समझो इस r की जगह मैं 3 कर दूं। ये 3 मैंने बस r की जगह क्या पढ़ा बेटा, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, मैंने r की जगह 3 पढ़ दिया। किसी 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, तो 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, तो 3 2 1। अब इनका गुणनफल मैंने गुणनफल कर दिया, कितना हुआ 6, या इसको हम क्या कह सकते हैं, 3 का फैक्टोरियल। 3 2 1 को क्या कहेंगे, 3 का फैक्टोरियल। कह रहे हैं गुणनफल सदैव विभाजित होगा तो 3 के फैक्टोरियल से होगा। तो यहाँ चूंकि r था तो ये किसके फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, हमेशा r के फैक्टोरियल से। ठीक है, तो किसी r क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव फैक्टोरियल r द्वारा विभाजित होगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन में लिखा है कि यदि a, b, c GP अर्थात गुणोत्तर श्रेणी में हो तो log 10 बेस b और log 10 बेस c किस श्रेणी में होंगे, AP में, GP में, HP में, किस श्रेणी में होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये मैंने समझाया भी अपने लेक्चर में जब मैं सीक्वेंस सीरीज चैप्टर पढ़ा रहा था कि AB, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और गुणोत्तर श्रेणी वाले हमारे पहले के वीडियो या सीक्वेंस सीरीज वाले पहले के जो वीडियोस हैं जो हमारे चैनल पर पड़े, आप उन्हें देखेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा लिखा हुआ है ABC ये GP में। बच्चों अगर ये GP में, तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, मैं फिर बता देता हूँ, ये अगर GP में है तो इनका लॉग लेने पर वो AP में हो जाएगा। मैंने इनका लॉग ले लिया, log A, log B और log C, ये बच्चों हो गया AP में। अब देखिए बेस इन्होंने यहाँ पर 10 डाला है तो मैं सभी जगह बेस 10 डाल देता हूँ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब अगर ये AP में तो मैं इसको पलट के लिख रहा हूँ। अब इसको जब मैं पलट के लिखूंगा तो इस 10 को A की जगह और A को 10 की जगह मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया। फिर इधर चलते हैं, log 10 बेस में B, फिर लिखा log 10 बेस में C। अब ये किस श्रेणी में, ये अगर AP में थे तो मैंने इनकी पोजीशन जब बदली तो बच्चों ये हो गए हमारे HP श्रेणी में। ठीक है, वैसे तो कुछ बच्चों को याद रहता है, नहीं याद रहता तो मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। किस श्रेणी में होंगे बच्चों, तो ये होंगे हरात्मक श्रेणी में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं। ये लिखा हुआ है e to the power 3x - 4, कह रहे हैं इसके एक्सपेंशन में, इसके प्रसार में x स्क्वायर का गुणांक क्या होने वाला है। एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको पता लगाना है। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल चैप्टर था, एक्सपोनेंशियल सीरीज, उसमें इस प्रश्न को समझाया गया है। देखिएगा e की पावर 3x - 4, तो इसे आप मल्टीप्लाई में चूंकि पावर ऐड हो जाती है
तो हमने इसको अलग अलग कर लिया यहाँ पर, ठीक है। e की पावर -4 पे कहीं भी हमें x तो मिलने वाला नहीं है, यहाँ पर x मिल रहा है। अब हम इसको फॉर्मूले को खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + x स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे x² बाई 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल मतलब 4 आ जाएगा, ठीक है। नहीं, x², यहाँ पर मैंने क्या करना है 2 का फैक्टोरियल मतलब 2, ठीक है। अब प्लस, तो देखिए ध्यान से 1 + x² बाई 2 का फैक्टोरियल + x³ बाई 3 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। जब मैं ये आगे बढ़ाऊंगा तो हमें पावर x की 3, 4, 5 मिलती जाएगी, लेकिन हमें काम था कि x² का गुणांक हमें पता चल जाए, तो हम फिर x² के आगे नहीं बढ़ेंगे। अब देखिए x² का कोफिशिएंट पाने के लिए, x² का जो गुणांक है उसे पाने के लिए हमें बच्चों क्या करना होगा, इसका गुणा कहाँ करना होगा, यहाँ करना होगा। तो जब गुणा करेंगे तो ये 9/2 e की पावर -4, हमें ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। अगर आपसे कह देते कि x की पावर 3 का गुणांक बताइए, तो आपको फिर आगे बढ़ना पड़ता, x की पावर 3 वाला टर्म भी खोलना पड़ता, ठीक है। या x का गुणांक कह देते तो आपको बस यहीं तक रोकना था, आगे नहीं बढ़ना था। इसका गुणा यहाँ करा के आंसर लिख सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ चलते हैं। पहले मैं बेटा यहाँ पर वीडियो को रोक करके पहले से रफ कर दे रहा हूँ, आप तब तक इसे नोट कर लीजिएगा। आई होप आपने नोट भी कर लिया होगा, अब मैं रफ कर दे रहा हूँ। चलिए अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 9 है, ये लिखा हुआ है x तथा y के सभी धनात्मक मानों के लिए इसका मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आप डायरेक्ट इसमें कूद पड़ेंगे इसे हल करने के लिए तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे और गड़बड़ हो जाएगी। इसको ध्यान समझेंगे तो आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा है 1 + x + x² और दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 + y + y²। अपॉन में x y है, मैं x यहाँ ले लूँ और y यहाँ ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस x का डिवाइड करा देता हूँ, तो ये मिलेगा आपको। ध्यान से देखना है, इस x में डिवाइड कराए तो x मिला, ये इसके नीचे डिवाइड आएगा, मतलब तीनों के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा x + 1 अपॉन x + 1। यहाँ पर डिवाइड कराएंगे तो मैंने इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख दिया है, आगे पीछे चेंज करके लिखा है, तो आप परेशान नहीं होइएगा। इसमें डिवाइड करा देंगे x आएगा, यहाँ डिवाइड करा देंगे आ जाएगा, x में x का डिवाइड कराएंगे 1 आ जाएगा। तो मैंने इसको आगे पीछे करके लिख दिया। आगे पीछे लिखने का पीछे रीजन समझना क्या है। हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट डायरेक्ट पढ़ के रखा, मैं यहाँ लिख देता हूँ x + 1 अपॉन x, ठीक है। चूंकि ये इन्होंने कहा है ना सभी धनात्मक मानों के लिए, अगर x हमारा पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू याद रखना बच्चों, आप हल करके भी देखोगे तो आपको मिलेगा कि इसकी वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा ही होगी। x के सभी, चूंकि x और y के लिए दोनों के लिए बात कर रहे हैं, मैं x के बारे में बात कर रहा हूँ, y में वैसे ले लूंगा। x के सभी मानों के लिए, धनात्मक मानों के लिए ये रिजल्ट आता है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को 2 या 2 से ज्यादा कहूँ और मैं यहाँ पर एक ऐड कर दूं तो फिर आपको एक ऐड यहाँ भी करना होगा, तो ये वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा, तो ये वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा, बगल की वैल्यू भी 3 या 3 से ज्यादा, अर्थात 3 3 का 9, ये जो वैल्यू होगी ये 9 या 9 से ज्यादा होगी। क्लियर हो गई बात। तो आप कह रहे हैं इसका मान क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे 9 या 9 से ज्यादा, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ पर ऐसे ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन में हमारे पास ऐसे लिखा होगा 9 या 9 से ज्यादा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अब 10 की तरफ चलते हैं। हमारा, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। तो अब हम इसके प्रैक्टिस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये हमारा सारणिक चैप्टर से लिया गया है, डिटर्मिनेंट चैप्टर से। इसमें कह रहे हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट है बेटा, ये लिखते हैं पहली रो है 1 1 1, फिर रो है 1 1 + x 1 और तीसरी रो है 1 1 1 + y। कह रहे हैं ये विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा। सिंपल सा बच्चों से एक्सपेंड कर दे रहा हूँ मैं, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। मैंने एक्सपेंड किया तो ये 1 के लिए एक्सपेंड होगा, रो कॉलम खत्म, इसका प्रोडक्ट यहाँ होगा। तो 1 का प्रोडक्ट हो गया तो 1 + y, x का प्रोडक्ट हो गया x + xy -1, फिर -1 लिखेंगे, रो कॉलम खत्म कर देंगे, ये मिलेगा 1 + y फिर -1, ठीक है। और +1 के लिए सॉल्व होगा, रो कॉलम खत्म, 1 - x, ठीक है। ये आपने सिंपल एक्सपेंड कर दिया। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये 1 से ये 1 कैंसिल हुआ, ठीक है। ये 1 से ये 1 कैंसिल हुआ, ये 1 से ये। चलिए देखते हैं क्या मिलेगा, x + y + xy -y और माइनस का x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, क्या आ रहा है xy। अब ये xy डिवाइड किससे होगा भाई, डिवाइड तो होगा x से होगा या y से होगा या फिर xy दोनों से होगा।
एक्स वाई दोनों से, बस हो गया। ठीक है, अब आपने ऑप्शन देख लीजिएगा। अगर एक्स वाई आपके सामने से, मान लीजिए मैं आप कह रहा हूँ इसका रिजल्ट गणित की भाषा में कहें तो 12 आया, तो कह रहे हैं किससे डिवाइड होगा भाई? ये 2 से डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, 12 से भी होगा, ऑप्शन तो 1 से भी होगा, ऐसा भी आ सकता है। अगर इसी की जगह रिजल्ट मिल रहा होता 10, तो हम क्या कहते हैं किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा, 2 से होगा, 5 से होगा, 10 से होगा, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो अपने ऑप्शन को आप देख लीजिएगा। वैसे मुझे लगता है आपके पास जो ऑप्शन होगा उसमें होगा एक्स या वाई, या ऐसे हो सकता है एक्स तथा वाई दोनों से। ठीक है, आई होप आप लोगों को हमारे द्वारा कराई गई ये प्रैक्टिस सीरीज का हर एक प्रश्न अच्छे से आ गया है। यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप वाले नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर मेरे को ये क्वेश्चन वापस समझा दीजिए, या आपको अन्य कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी पूछ लीजिएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9336332996। ठीक है, हमारा नाम है आशीष अवस्थी। आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। यदि आपको हमारे चैनल से, हमारे पढ़ाने के तरीके से, हमारे कंटेंट से किसी प्रकार का कोई लाभ होता है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में आपसे। जय हिंद।